ने जाया करता था वो एक वीरान और पुराना कुआं था। वो कुआं इतना पुराना था कि उसका नाम लेते ही पूरा गांव कांप उठता था। लेकिन किसी ज़माने में ये कुआं अमन की अलामत के तौर पर जाना जाता था। लोग उसके पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कुआं खौफ की अलामत बनकर हैंटेड कुआं कहलाने लगा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि रात का अंधेरा फैलते ही कुएं के करीब दरख्तों में कोई नादीदा चीज़ हरकत करने लगती है। दरख्तों की शाखें बिला वजह लरजने लगती और शाम के बाद वही पुराना कुआं दोबारा जिंदा हो जाता और जो भी बदकिस्मत मुसाफिर रात को वहां से गुजरता वो गुम हो जाता। अचानक एक पुरस्रार आवाज़ उसका नाम पुकारकर उसकी तरफ बुलाती। गांव के बुजुर्गों ने यह भी बताया कि यही कुआं कई मासूम जानों को निगल चुका है और ये खौफ राजू के दिल में भी था। इसलिए वो रोज़ जंगल जाता, लेकिन गुरूब आफताब से पहले वापस आ जाता, क्योंकि वो जानता था कि जो इस कुएं के जाल में फंस जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक दिन राजू धीरे धीरे अपने कंधों पर लकड़ी का बंडल उठाए अपने घर की तरफ जा रहा था। राजू की उम्र तकरीबन 50 साल थी और वो एक सादा लो आदमी था जो दिन भर जंगल में मेहनत मजदूरी करता और शाम को घर लौटता तो आराम नहीं कर पाता था। गुर्बत गोया उसके मुकद्दर में लिखी हुई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि बीवी की वजह से मुश्किल हो गई थी। रोज़ एक ही ताना सुनता था, तुम्हारी कमाई इतनी कम है, तुम कैसा आदमी हो, मैं उस वक्त रोया था जब मैंने तुमसे शादी की थी। ये अल्फाज राजू के दिल पर तीर की तरह लगे और उसके कानों में जहर घोल दिया। राजू जो कुछ भी मेहनत से कमाता था उसकी बीवी उसे एक पल में उससे छीन लेती थी। राजू के कपड़े फटे हुए थे और उसके जूते भी पुराने थे, लेकिन उसकी बीवी को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। आज भी जब वो अपने घर पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर देखी। बने दरवाजे पर रुक गया और एक लम्हे के लिए सोचा, क्या सारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी? फिर उसने दिल ही दिल में कहा, आज से जो कुछ मैं कमाता हूँ उसमें से कुछ अपने लिए रखूँगा ताकि अपने लिए नए कपड़े और जूते खरीद सकूँ। तो उसने ऐसा ही किया। वो हर रोज़ थोड़े से पैसे बचाता रहा और ये बात उसने अपनी बीवी से छुपाई। आखिरकार एक दिन उसकी बीवी को पता चला जब उसने राजू को पैसे गिनते देखा। वो हड़बड़ाकर उसके पास आई और कहने लगी, ये रकम जल्दी से मेरे हवाले कर दो। राजू, जो कि एक सादा आदमी था, नरमी से बोला, लेकिन मैंने ये पैसे अपने कपड़े और जूते खरीदने के लिए बचा लिए हैं। मेरे कपड़े फट गए हैं और जूते भी फट गए हैं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जब उसकी बीवी ने यह सुना तो गुस्से से जवाब दिया, तुम इतने बहादुर हो कि अपनी रकम मुझसे छुपाते हो? ये कहकर उसने राजू पर झपटा और फिर ऐसा हंगामा हुआ कि ये समझना मुश्किल था कि वो दोनों कैसे बच निकले। और यही वो लम्हा था जब राजू के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पैमाना भरा हुआ था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने सोचा कि अब वो इस जिल्लत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। राजू एक वीरान रास्ते से जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि शाम को जंगल जाना उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस वक्त उसने अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहा, मेरा पीछा ना करो। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी बीवी भी गधे पर उसके पीछे चल पड़ी और धीमी आवाज़ में कहने लगी, उसने मुझसे कोई दौलत छुपाई होगी, मैं भी उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। राजू को भी एहसास हुआ कि उसकी बीवी उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने ऐसा काम करने का फैसला किया जैसे वो नामालूम हो। जब राजू जंगल में पहुंचा तो उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दी। उसकी बीवी कुछ फासले पर खड़ी उसे देखने लगी और फिर इधर उधर भटकने लगी, यहाँ तक कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुनसान झोंपड़ी तक पहुंच गई। वो उसमें झांकने ही वाली थी कि अचानक राजू की आवाज़ पूरे जंगल में ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी, होशियार रहो, इस झोंपड़ी से दूर रहो, वापस आ जाओ। लेकिन उसने राजू की बातों पर कोई तवज्जो न दी। हालांकि उसने राजू की आवाज़ साफ सुनी थी, फिर भी वो एक कदम और आगे बढ़ी और उसके कदम डगमगाने लगे। अचानक एक काले धुएं ने झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और फिर पलक झपकते ही वो गार तक पहुंच गई। ऐसा लगता था जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे गार के अंदर खींच लिया हो। राजू गार से नाराज़ था और वो अपनी बीवी से भी नाराज़ था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसकी बीवी उसके लिए कुछ करने के लायक नहीं है। फिर वो दोबारा अपने गधे पर सवार हुआ और अपने घर वापस चला गया। रात को जब राजू घर में अकेला था, अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अचानक उसकी बीवी की आवाज़ उसके कानों में सरगोशी करने लगी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन घर में उसके सिवा कोई नहीं था।
उसे लगा जैसे उसकी बीवी उसे मदद के लिए पुकार रही हो। अगले दिन राजू दोबारा उसी गार में गया। उसने अपने आप से कहा, देखूं इस बेचारी का क्या हुआ। वो बहुत डरते डरते गार के करीब पहुंचा और गार में झांक कर देखा तो कुछ नजर न आया। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। फिर उसने एक लम्हे के लिए सोचा। उसके जहन में ये ख्याल आया कि वो जैसी भी थी, आखिरकार वो उसकी बीवी थी। वो ये सोच ही रहा था कि घाटी से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। कभी उसे अपनी बीवी की आवाज़ें सुनाई देती और कभी किसी खौफनाक मखलूक की आवाज़ें। राजू ये सुनकर बहुत डर गया, लेकिन उसे ये जानकर भी सुकून मिला कि उसकी बीवी अभी जिंदा है। फिर उसने एक रस्सी लेकर घाटी से लटका दिया और कहा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो रस्सी को पकड़ लो। चंद लम्हों के बाद उसे लगा कि रस्सी सख्त हो गई है और किसी ने उसे मजबूती से पकड़ रखा है। फिर राजू पूरी ताकत से रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगा। वो उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचता रहा, यहां तक कि वो थक गया और रस्सी का सिरा ऊपर आ गया। जब उसने देखा कि रस्सी के सिरे से क्या निकला है तो उसका दिल डूब गया। एक खौफनाक साया उसके सामने मंडलाने लगा। ये एक खौफनाक जिन था। उसने गहरी आवाज में राजू से कहा, मुझसे मत डरो, तुमने मेरी जान को एक हौलनाक अजाब से बचाया है और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। राजू ने हैरान होकर पूछा, मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया? जिन ने जवाब दिया, मैं पिछले कई सालों से इस बिस्तर पर सुकून से सो रहा हूं। कल रात से पहले मेरी जिंदगी में कोई खलल नहीं था। हाँ, मैं तस्लीम करता हूं कि बाज़ औकात में शरारत से लोगों को गुमराह करता हूं। इससे पहले मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया था, लेकिन कल रात मुझ पर हमला हुआ। एक औरत नीचे गिर गई और उसने मुझे अपनी जिंदगी में अजियत दी। मैंने किसी को इस कदर चीखते और तड़पते नहीं देखा। जब तूने रस्सी फेंकी तो मैंने उसका सिरा पकड़ लिया और तूने मुझे इस अजाब से बचा लिया। आपकी मेहरबानी के बदले में आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। इसके बाद जिन ने 3 पत्ते निकाले और कहा, मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं बादशाह की बेटी के पास जाकर उसके जिस्म में दाखिल हो जाऊंगा। इसके बाद वो बहुत बीमार हो जाएगी। तमाम उलमा और तबीब को बुलाया जाएगा, लेकिन वो सब बेबस हो जाएंगे। जब तुम्हें खबर मिले कि बादशाह की बेटी बीमार है तो तुम भी बादशाह के पास जाना। इन 3 पत्तों को उसकी पेशानी पर रख देना और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजू ने ये मंसूबा बहुत अच्छा समझा और वो पत्ते लेकर वहां से चला गया। ये कहकर जिन ने भी कहा, सबक सीखना चाहिए, हत्ता के जिन्नात का जीना हराम कर दिया। राजू के जाते ही जिन बादशाह के महल में पहुंचे और बादशाह की बेटी के जिस्म में दाखिल हो गए। उस दिन के बाद वो गरीब औरत परेशान रहने लगी और एक दिन वो शदीद बीमार पड़ गई और जोर जोर से चीखने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बादशाह फौरन उसके कमरे में पहुंचा और अपनी बेटी को शदीद तकलीफ में देखकर बहुत गमगीन हुआ। शहजादी दर्द से करहा आई थी और उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बादशाह अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी सल्तनत के तमाम नजूमियों को भी बुलाया, जिन्होंने सितारों के इल्म से उसका जायजा लेना शुरू किया। सब ने मुख्तलिफ इलाज तजवीज़ किए, लेकिन शहजादी की हालत ख़राब होती जा रही थी। इधर राजू घर आकर बहुत खुश हुआ। वो सब कुछ भूल गया। वो अपनी बीवी से जान छुड़ाकर बहुत खुश था। इस खुशी में वो जिनों के दिए हुए 3 पत्तों को भी भूल गया। फिर एक दिन बादशाह की तरफ से एक ऐलान किया गया, मेरी बेटी बहुत बीमार है। तमाम नजूमी और हकीम नाकाम हो चुके हैं। जो मेरी बेटी का इलाज कर सकता है वो सामने आए और उसका इलाज करे। जो मेरी बेटी का इलाज करेगा मैं अपने खजाने खोल दूंगा। जैसे ही बादशाह का ऐलान हुआ, राजू को वो 3 पत्ते याद आ गए जो जिन ने उसे दिए थे और वो फौरन बादशाह के महल की तरफ चला गया। जब बादशाह ने राजू से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? उसने दांत निकालकर मुस्कुराना शुरू किया और फिर कुछ देर सोचते हुए बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले अपने खाने का इंतज़ाम करो। मुझसे खाली पेट कुछ नहीं होगा। फौरन उसके सामने लजीज खाना रखा गया और राजू ने पेट भर कर खाया। जब राजू खाना खाकर फारिग हुआ तो बादशाह फौरन उसे अपनी बीमार बेटी के कमरे में ले गया। शहजादी अभी तक शदीद दर्द में थी। राजू ने उन 3 पत्तों को पानी में भिगोकर शहजादी की पेशानी पर रख दिया। उन पत्तों को शहजादी के माथे पर रखने की देर थी कि शहजादी का दर्द एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी तंदुरुस्त हो गई जैसे वो पहले कभी बीमार हो ही ना हो।
बादशाह ने राजू को अपनी बेपनाह दौलत दिखाई, उसका बेहद शुक्रिया अदा किया और उसे इज्जत के साथ महल से रुखसत कर दिया। अब राजू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, लेकिन कभी कभी उसे अपनी बीवी का ख्याल आता था। फिर भी उसमें कभी उसे वापस लाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो हर रोज़ उसी कोने में जाता और उस कोने में खाने की एक प्लेट रस्सी की मदद से नीचे करता और वापस आ जाता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अचानक एक दिन बादशाह की तरफ से एक ऐलान सुना। वो मायूस भरे लहजे में कह रहा था, पड़ोसी मुल्क के बादशाह की, जो मेरा दोस्त भी है, उसकी एक बेटी भी बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। कोई है जो उसकी बेटी का इलाज करे या मुझे उस लकड़हारे का पता बताए जिसने मेरी बेटी को ठीक किया था। राजू ने बादशाह के ऐलान पर कोई तवज्जो ना दी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश था और उसे किसी और इनाम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब बादशाह के नौकर उसके घर पहुंचे तो वो इनकार ना कर सका, इसलिए उसे पड़ोसी मुल्क के बादशाह के दरबार की तरफ रवाना होना पड़ा। जैसे ही राजू लड़की के कमरे में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक बार फिर उन्हीं जिनों से हुआ है। उसने जेब से वही पत्ते निकाले और शहजादी की पेशानी पर रखने लगा, लेकिन अचानक उसके कानों में एक तेज़ आवाज़ गूंजी। फिर वही जिन इंसान का रूप धार कर सामने आ गया और बोला, तुमने मुझ पर पहले एहसान किया था और मैंने तुम्हें इनाम भी दिया था, लेकिन अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा मकरूज़ नहीं हूँ। मैंने पहले ही तुम्हारी वजह से बादशाह की बेटी को छोड़ दिया था और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे भी खो दूँ। अगर तुमने अब ऐसा किया तो मैं दोनों शहजादियों को गायब कर दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर राजू परेशान हो गया। फिर कुछ देर सोचकर बोला, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि शहजादी वो तुम्हारी जागीर है और तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है। तुम चाहो तो मेरी बीवी को भी ले जा सकते हो। जिन ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम यहाँ क्यों आए? राजू अफसुर्दा हो गया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, जो औरत कुएं में गिरी है वो मेरी बीवी है। मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसे कुएं में छोड़ा था। यह सुनकर जिन परेशान हो गया और कहने लगा, क्या ये तुम्हारी बीवी है? वो अभी तक कुएं में है या बाहर निकल आई है? राजू ने जवाब दिया, हाँ, वही औरत जिसको एक दिन मैंने कुएं से निकालने की लाख कोशिश की थी। वो नहीं बची, लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मेरा पीछा करती है। वो अभी तक दरवाजे के पीछे खड़ी है। ये सुनकर जिन कांप गया। पहले उसने ज़मीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, फिर एक ज़ोरदार चीख मारी और सारी हकीकत जाने बगैर वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। यूं राजू की वजह से दोनों शहजादियाँ ठीक हो गईं। राजू को दोनों बादशाहों से बेतहाशा तोहफे मिले, लेकिन जब वो तोहफे लेकर घर पहुँचा तो वो खुश हो गया। उसने सोचा, मैं एक गरीब आदमी हूँ और जो कुछ भी मुझे मिला है वो सिर्फ मेरी बीवी की वजह से मिला है। अगर वो ऐसी ना होती तो ये जाहो जलाल और ये दौलत कभी मेरे हाथ ना आती। ये सोचकर वो घोड़े लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उसने दोबारा वही रस्सी दरख्त पर लटका दी और बीवी को आवाज़ दी, इस रस्सी का सरा पकड़ो। राजू ने बीवी को पूरी ताकत से खींचा और खामोशी से अपनी बीवी को कुएं से बाहर निकाला। गुमशुदा राजू के दिल में ये ख्याल आया कि शायद वो बदल गई है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, राजू की बीवी ने दोबारा उसे गाली देना शुरू कर दी। इतने दिनों से मुझे झोंपड़ी में छोड़कर बादशाह के महल में मज़े कर रहा था ना। अगले ही दिन उसने राजू को दोबारा तानों और गुस्से के हवाले कर दिया। हैरत की बात यह है कि राजू ने अपनी कही हुई बात पर कोई एतराज़ न किया, बल्कि खुशी खुशी इस पर राज़ी हो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी का रवैया भी बदल गया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें अक्ल व सब्र का दायरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में। बाज़-औक़ात जो चीज़ हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल लगती है, वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन जाती है।